हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपर स्टॉक, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मिस्टर अभिषेक से। इनका वैसे नाम आरव है, ठीक है। और हम पूछने वाले हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी क्लास 10th के अंदर, जिससे ये 94.2% मार्क्स लेके आए हैं। मैथ्स में अगर इनके मार्क्स देखोगे तो 97 के करीब आए हैं, साइंस में 95 आए हैं। तो हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं और पहले इनसे हम जान लेते हैं ना, कितने मतलब क्या क्या नंबर आए हैं, कितने परसेंट मार्क्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या। मेरे मेरे साइंस में 95, मैथ्स में 97 और सोशल साइंस में 94, इंग्लिश में 90 और हिंदी में 88 और एआई में 95। हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स कट जाए, अगर उसमें मार्क्स ज़्यादा आते तो 96-97% भी जा सकता था, है ना। तो हिंदी इंग्लिश वीक थी। वीक पता नहीं क्या हुआ, चेकिंग में गलती हुई है मेरे को तो लग रहा है। चेकिंग में गलती हुई है। इस बार वैसे सीबीएसई में सबके नंबर ही कटे हैं, मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा कम आए हैं। और इस टाइम पे 94.2% आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप आसपास देखोगे ना तो आसपास नंबर बहुत कम आए बच्चों में। जो बच्चा 90 प्लस सोच रहा था वो 70 पे आ चुका। अब इसने 100 सोची थी, कितना सोचा था मैथ्स में? मैंने मैथ्स में 100 ही सोचे थे, तो नंबर कहाँ कट गए होंगे? चेकिंग में ही कटे हैं। मतलब सीबीएसई वालों का मिस्टेक है। बाकी अपनी तरफ से फुल 100 किया था, है ना। तो चलो 90 मार्क्स भी, उसे 97 मार्क्स भी अच्छे ही होते हैं, है ना। तो इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे तैयारी करते थे अपना, मतलब टाइम कैसे मैनेज करते थे? देखो सारे बच्चों की आजकल दिक्कत ही होती है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारा तो स्कूल भी है ना, हमें कोचिंग भी जाना है। और जो गर्ल्स होते हैं खासकर वो सोचती है कि हमें घर का भी काम करना है, बर्तन धोने हैं, ठीक है। बॉयज सोचते हैं कि हमें पबजी भी खेलना है, गेम भी खेलना है, हमें फ़ोन भी चलाना है, रील्स भी देखना है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो है बिल्कुल। बस क्या है कि तो सुबह तो स्कूल जाना होता है सबको, तो 2 बजे तक हम स्कूल से आ जाते हैं। तो यहाँ से 1-2 घंटे तुम गेम खेलो, खाना खाओ, जो भी करना है करो, रेस्ट ले लो। फिर 5 बजे बैठो, दोबारा से पढ़ो। 5 बजे बैठ के जो भी स्कूल में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, और जो काम तुम्हें दिया गया वो सारा काम कर लो। 5 बजे के बाद 7-8 बजे तक कर लो, और फिर 1-2 घंटे तुम्हें ब्रेक लेना है तो ले लो। फिर 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक पढ़ो, लग के पढ़ो, मैथ की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस मांगता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस ही मांगता है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। चलो वैसे अगर हम बात करें, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों की बात करते हैं, तो उनका स्कूल तो 2 बजे तक खत्म हो जाता है, सबका खत्म हो जाता है। 2 से 3 आगे बच्चे 4 बजे तक उन्होंने आराम किया, 5-6 2-3 घंटा आगे पढ़ लिए। उसके बाद मान लो ट्यूशन वगैरह कहीं पे, जैसे हमारे यहाँ क्लासेस 7 बजे चलते थे उनकी, तो 7 बजे ट्यूशन आ गए 1 घंटे के लिए। उसके बाद घर पे जाके फ्री रहते हैं, या फिर घर का कोई काम करना पड़ गया गर्ल्स को खासकर, तो घर का काम कर सकते हैं। तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? नाइट स्टडी अच्छा होगा, क्योंकि दिन में तो टाइम होता नहीं है, स्कूल जाना होता है। तो नाइट स्टडी में भी ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर स्कूल कैसे जा पाएंगे? सिंपल सी बात है। तो हम बीच में कैसे टाइम निकालें, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो नींद आ रही है, थक चुके हैं, सो जाएं। तो उस केस में अगर हमें टॉपर बनना है और हम चाहते हैं कि हमारे भी 90 प्लस मार्क्स आए, तो सोना इंपॉर्टेंट है या पढ़ना इंपॉर्टेंट है? 90 प्लस लाने हैं तो पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेकिन नींद भी ऐसी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी ना तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो इसलिए नींद तो पूरी रहनी पड़ेगी। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे सो जाओ। अच्छा, 6 से 7 घंटे काफ़ी होता है। 6 से 7 घंटे बहुत काफ़ी होता है। तो 94.2% लाने में मैथ्स में 97 आए हैं, 3 नंबर कटने का दुख है अभी भी? तो भैया 100 की एक्सपेक्टेशन थी भैया, 100 की एक्सपेक्टेशन थी। टॉपर इज ऑलवेज टॉपर, है ना। 97 में पता 3 बच्चे पास हो जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ना पढ़ने वाले हैं। अभी वीडियो अगर ये वायरल हो जाती है तो फिर यही कहेंगे कि 97 में 3 बच्चे पास हो जाएंगे, और 97 के आने के बाद भी टॉपर कहता है कि मुझे नंबर कटने का दुख है। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि ट्यूशन का या कोचिंग सेंटर का कितना रोल होता है, मतलब किसी की प्रिपरेशन में? पहले हम कोचिंग की बात करेंगे, कोचिंग का कितना रोल होता है, बच्चे की सेल्फ स्टडी का कितना होता है, फिर स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में वैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे उनका तो कम ही होता है, लेकिन कोचिंग का कितना रोल होता है या बच्चे का कितना रोल होता है? कोचिंग का तो 30 से 45% तो कोचिंग का ही होता है, क्योंकि जो तुम्हें डाउट आ रहे हैं ना तो तुमको कोचिंग में सॉल्व करवाओ। क्योंकि जब कोचिंग में, जब अगर तुम कर ही किस ले रहे हो कि तुम्हें अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, और कोचिंग में ना अच्छे से पढ़ाया भी जाता है तो तुम्हें अच्छे से समझ आए, तुम अपने हिसाब से कोचिंग वाले टीचर को कह सकते हो कि भाई मुझे ऐसे पढ़ाओ, तो तुम्हें उसी तरीके से अपने बताएगा। तुम्हें जिस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा उस तरीके से बताएगा तुम्हें। अगर कोई बच्चा
सिर्फ कोचिंग से पढ़ के जाना चाहता है कि 95% ले आऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ कोचिंग में पढ़ना है 1 घंटा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता हो, तो क्या वो ला सकता है 95%? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा? नहीं हो सकता ना। घर पे पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, उसको दिन में 1 घंटा निकालना होगा मैथ्स पढ़ने के लिए या साइंस पढ़ने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम 11th में होते हैं तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है। अभी हम 10th में या 9th में हैं तो हमारे पास मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। ये 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से इंग्लिश और हिंदी तो चलो बाद में हो जाता है, पेपर के टाइम पर तैयारी हो जाती है। 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो अगर मैं 1-1 घंटा इन तीनों को देता हूँ डेली पढ़ने के लिए, तब भी मेरे पास टाइम नहीं बचेगा कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, ना खेलने का टाइम मिलेगा। तो मतलब किस तरीके से मैनेज करें? क्या 1-1 घंटा तीनों को देना चाहिए, या फिर मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, साइंस को कम देना चाहिए, हिस्ट्री को कम देना चाहिए? क्या क्या तुमने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया? मैंने तो मैथ्स को ही ज़्यादा टाइम दिया था कि मेरे को साइंस और एसएसटी में कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, और मैथ्स में भी दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। तो मैं तो कहूँगा कि 1 घंटे दिन में मैथ्स पढ़ो और बाकी फिर 1 घंटा तुम कोई और सब्जेक्ट उठा लो, और उसके बाद गेम में तुम्हें खेलना है तो खेल लो, कोई बात नहीं है, उससे इन्जॉयमेंट तो चाहिए रहता है। मतलब अगर हम टोटल देखें तो 1 घंटा अगर हम डेली मैथ्स को देते हैं और चीज़ों को समझ के करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे 90 प्लस आ सकते हैं, है ना? एनसीईआरटी का कितना रोल होता है 90 प्लस लाने में? एनसीईआरटी का तो 70 से 80% तो एनसीईआरटी का ही रोल होता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो है ना, जो तुम्हें सोचने की वो दिमाग देता है कि कैसे कैसे सोचना है क्वेश्चन में, वो एनसीईआरटी में ही होता है। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए इस तरीके से गए हैं कि तुम्हें वो बताता है कि ऐसे ऐसे सोचना है तुम्हें क्वेश्चन में। फिर तुम एनसीईआरटी के बाद कोई और बुक उठा लो, उससे प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अलावा ऐसी बुक जो बहुत सस्ती भी हो और इजीली अवेलेबल हो, एग्जाम्पलर कैसा है? एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन अच्छे, एग्जाम्पलर में बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी की एक बुक होती है और एक एग्जाम्पलर की बुक होती है ना? तो एनसीईआरटी करने के बाद बच्चों को एग्जाम्पलर की बुक करनी जरूरी है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से उठ के आते हैं। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए? 10 साल। 10 साल। अगर 10 साल से कम करे तो हो जाएगा? 10 साल से कम, हाँ, हो जाएगा। मतलब अगर 5 साल तक के पीवाईक्यू कर लेते हैं, जैसे आप 2025 का जो एग्जाम देंगे, अगर 2024, 23, 22, 21 और 20 यहाँ तक के पेपर अगर कर लेते हैं पिछले 5 साल के, तब भी उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बस मेन चीज़ होता है तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी होगी, उस चीज़ पर डिपेंड करता है ना। अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी नहीं है तो फिर नंबर नहीं आ सकते। नहीं, उसके अलावा कोई और टिप जो 10th के बच्चों को दे सकते हो, जो पिछले साल 10th में आए बच्चे, या जो 9th में है और 10th में जाएंगे अगले साल, उन बच्चों के लिए कोई टिप जिससे कि वो नंबर ला सके? नंबर, भैया की बात मानो, भैया की बात मानो, मैं बता रहा हूँ। भैया जो क्वेश्चन देते हैं ना, जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, वो करो, क्योंकि वो आते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि भैया की बात तो मानो, जरूर मानो। और और, और प्रैक्टिस जरूर करना है, सारे सब्जेक्ट की करो। हफ्ते में तुम बांट लो, एक दिन इसके लिए, एक दिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए हो गया, तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहेगा पूरे साल, और तुम पीछे का भूलोगे नहीं आसानी से। अच्छा, कोचिंग सेंटर में जो टेस्ट होते हैं, क्या उसे मिस करना चाहिए? टेस्ट को तो नहीं मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के लिए जब तुम तैयारी करते हो ना, तो तुम्हें वो तैयारी का जो फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि फिर उस बाद में तुम्हें दोबारा तैयारी करने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी तुम्हें टेस्ट में कर लोगे। बिल्कुल, अगर हम शुरू से तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोचे लास्ट में जाके सारे बुक की तैयारी कर लें, पूरे चैप्टर की तैयारी कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कोचिंग सेंटर में जानबूझ के टेस्ट रखा जाता है कि एक चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर 2-3 चैप्टर के साथ में होंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि हम टेस्ट देने नहीं आएंगे, है ना? तो उनको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है टेस्ट देने आओ। तो एक तो टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर का डर खत्म होता है कि हाँ एग्जाम जैसा होता है, और टेस्ट अगर एग्जाम की पैटर्न पे भी हो तो वो भी अच्छा होता है, जैसे 3 घंटे वाला टेस्ट हो। लेकिन एक एक चैप्टर का तो 1 घंटे वाला काफ़ी होता है। टेस्ट जो देना जरूरी है, बिना टेस्ट के काम नहीं चलेगा। टेस्ट से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 10th के बच्चे जो हैं टेस्ट में बहुत ज़्यादा छुट्टी करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने टेस्ट के कर लेंगे, हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा खेलना कूदना करते थे कुछ, पबजी वगैरह? हाँ, खेलते थे यार। पबजी में कितना लेवल था? मेरा 75 या 80 तो चल रहा है। 75 चल रहा है। 3-4 आईडी है मेरे पे। कितने 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 हेडशॉट मारे हैं पबजी में? मेरा 60-70% का हेडशॉट रेट है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ पबजी भी चल रहा था, फिर भी अच्छे नंबर आए। मतलब पढ़ाई के साथ, अगर हम सोशल मीडिया पे तो नहीं था तुम?
सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा पे या फिर इंस्टाग्राम बहुत कम चलाया करता था, मतलब एक और था। अकाउंट तो है। मतलब मैक्सिमम जो फ़ोन में टाइम जाता था वो मतलब गेम वगैरह खेलने में आधा 1 घंटा ऐसे चला गया, ठीक है। बाकी यूट्यूब से कुछ वीडियो वगैरह देख ली, पढ़ने की, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता था, है ना। सोशल मीडिया का या फिर मोबाइल का, सोशल मीडिया और मोबाइल, क्या इससे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है अगर ज़्यादा यूज़ करें तो? डिस्ट्रैक्शन तो होती है, क्योंकि जब ये रील देखते हैं ना तो उससे क्या फोकस जो है ना, तुम फोकस नहीं बना पाते कुछ। जैसे कि रील हो गई 1 मिनट की, तुम उसको पहले स्क्रॉल 1 मिनट में तुम्हारा फोकस हो जा रहा है, स्क्रॉल कर दे रहे हो, तो तुम्हारा फोकस का जो टाइम होता है ना वो घट जाता है। तुम क्या करते हो फिर, तुमसे फोकस नहीं होता अच्छे से, तो इसलिए ये सब बेकार चीज़ है। एक होता है अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पेन, है ना। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पे कितने देर तक फोकस कर पाते हैं। पहले इंडिया के लोगों का जो टाइम स्पेन था किसी चीज़ पे अटेंशन देने का या किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने का, कॉन्सेंट्रेशन टाइम जो था वो लगभग 2 मिनट का हुआ करता था। जब से रील वगैरह आई है, इंडिया के बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम जो हो गया है, मैंने कहीं न्यूज़ में देखा था, शायद वो 10 सेकेंड के करीब आ गया है। इसका क्या मतलब है कि 10 सेकेंड तक बच्चे का दिमाग यहाँ रहेगा और 11वें सेकेंड में कंफर्म है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? रील के कारण ही हो रहा हो। जैसे कि हम ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, जब तुम ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो देखोगे ना तो उससे हमारा क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन टाइम बढ़ जाता है। हम एक चीज़ पे सिर्फ 10 सेकेंड फोकस कर पा रहे हैं, एवरेज इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद 11वें सेकेंड में हमारा टाइम कहाँ चला जा रहा है, किसी और जगह पे चला जा रहा है। हम पढ़ाई करने बैठे हैं, 10 सेकेंड के लिए देखा किताब, फिर दिमाग कहीं और चला गया। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए सबसे पहला काम, शॉर्ट्स वीडियो देखना बंद करो। ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो देखना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फुल लेंथ वीडियो देखो, 30 मिनट की देखो या 15 मिनट की देखो, या कोई मूवी देख लो या कोई पढ़ाई वाली कोई वीडियो देख लो। बट ये शॉर्ट्स जो है ना स्क्रॉल करने वाली, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अटेंशन जो टाइम होता है ना वो कम हो जाता है। तुम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओ, तो रील वगैरह देखना बंद कर देना। वो सबके लिए ही है। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो या अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो एग्जाम में, क्योंकि इस टाइम पे जब तुम लोग बच्चे हो 9th या 10th में हो, तो तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये तो है नहीं कि घर का काम तुमसे करवाते हैं, सिर्फ पढ़ाई का ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो उसके लिए तुम्हें सोशल मीडिया क्यों देखना है? तो अपने क्वालिटी टाइम पे फोकस करो, पढ़ने पे ध्यान दो और अच्छे नंबर लेके आओ, जिससे कि इस तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश हों। मम्मी पापा खुश हैं या फिर उन्हें भी दुख है कि 3 नंबर कैसे कट गए? अब दुख है, पापा को दुख है, वैसे तो खुश ही है सब लोग। मम्मी खुश है हाँ खुश है, मम्मी तो खुश है बिल्कुल। और पापा? पापा को दुख है 3 मार्क्स में। अच्छा, अपने भाई का भी जानती हो, वो भी यही से पढ़ता था, हाँ वो यहीं से पढ़ रहा है। उसने भी शायद 80 कितना परसेंट आया था उसका? इसकी 85%। 85% आया था 2022 में शायद, है ना। तो इसका भाई जो था वो भी यही पढ़ता था, 2022 में उसके नंबर शायद। बाकी इसने लीगेसी को कंटिन्यू रखा है 94.2। अब क्या सपना है 10th के बाद? तुम 11th तो कर नहीं रहे, तो अब सपना है आईआईटी जाने का या कुछ और है उसके अलावा? आईआईटी करनी है। आईआईटी करनी है, उसके अलावा भी कुछ एग्जाम देना है? उसके अलावा तो बैकअप प्लान रहता है। अच्छा, फ्यूचर में बनने का क्या शौक है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है? मुझे तो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, गूगल में जॉब करनी है और सीईओ गूगल। अच्छा, जॉब लगने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, क्या लगता है? 60-70 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा पर एनम। 60-70 लाख में मिल जाएगा, साल का है, महीने का 5 लाख हो गया, बहुत अच्छी इनकम है। और क्या प्लान है फ्यूचर की? अब मस्ती करनी है और पढ़ाई करनी है, मस्ती करनी है। पढ़ाई और मस्ती करनी है। आजकल के बच्चों को ना फ्यूचर प्लान होता ही नहीं है, वो सोचते नहीं कि बनना क्या है। तुमने कब डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी में जाना है, कौन सा एज पे? मैंने तो 9th में ही कर लिया था। 9th में डिसाइड कर लिया था। अच्छा, तुम पहले से ही ऐसे बच्चे थे या फिर एमबीसी एकेडमी में आके इम्प्रूव हुआ है कुछ? अब मैं 5th क्लास में जब था तो लॉकडाउन लग गया था, हाँ। तो उसकी वजह से मैं पढ़ाई पर तो कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं करता था। फिर 8th क्लास में जब मैं आया एम्बिशन एकेडमी में तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से तो इम्प्रूवमेंट तो आया मेरे में, फिर 8वीं के बाद से मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। फिर तुमने स्कूल में टॉप करना स्टार्ट किया? हाँ फिर तो और अभी अच्छे नंबर आए? अच्छा। आसपास के एरिया में तो ज़्यादा नंबर है तुम्हारे मेरे ख्याल से, जो हम जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में तो तुम्हारे ज़्यादा ही हैं मेरे ख्याल से, तो उतने नंबर किसी के हैं नहीं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। शुक्रिया। और कुछ बताओ, कुछ पूछना चाहता है कुछ? अच्छा, मैं समझ गया। क्वेश्चन ये है कि जब हम एग्जाम देने बैठे हैं तो एग्जाम में ना ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फिर शॉर्ट होता है ना, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो जब हम पेपर देने बैठे हैं
तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की? पहले हमें 3 नंबर का क्वेश्चन करना चाहिए या 4 नंबर का या फिर 1 नंबर का, किस तरीके से करना चाहिए? पेपर तो शुरू से एकदम हमें पैटर्न, जो पैटर्न में आया पेपर उसी पैटर्न में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर जो डिफरेंट पैटर्न से अटेंड करोगे ना पेपर को, तो उससे क्या होगा, एक तो जो चेकर है उसका दिमाग खराब होगा और तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। और अगर जो तुम्हें नई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर उसको छोड़ दो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो और फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, लेकिन स्टार्ट तो एमसीक्यू से ही करो जो शुरू में आता है। अगर मान लो किसी को एमसीक्यू में दिक्कत है, किसी को एमसीक्यू में दिक्कत है और उसको 3 नंबर वाले सवाल आ रहे हैं, तो उससे पहले वो कर लेना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तो वो स्पेस छोड़ देनी है पहले उसके लिए। पेपर का तो बता दिया कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आए ना एग्जाम के अंदर उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको रहने दो, जब बाद में टाइम बचता है ना उसमें आप अपना दिमाग लगाना। मान लो अगर आपको पूरा ही पेपर सॉल्व करने आता है तो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लास्ट तक करो। और मान लो पूरा क्वेश्चन नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो लगता है कि इसमें डाउट बनेगा, तो उसको छोड़ना, मतलब उसको भी चेक ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना, जो तुम्हें अच्छे से आता है वो कर देना, उसके बाद बाकी जो बचे होंगे उसको देखना। और किसी का सवाल? जैसे नेक्स्ट एग्जाम है तो उससे मतलब एग्जाम से कितनी देर पहले में पढ़ाई मतलब रोक देनी चाहिए? 10 मिनट 15 ये मिनट? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम है 10 तारीख को सुबह 10 बजे से, तो लास्ट हमें कब तक पढ़ना चाहिए? पिछले वाले दिन तक या फिर उस दिन भी 10 बजे से पहले हमें थोड़ा रिविजन करना चाहिए? पिछले दिन की रात को आराम से पूरी नींद लो, रात तक पढ़ लो और फिर पूरी नींद लो आराम से। उसके पेपर के पहले बिल्कुल मत पढ़ो, वो जल्दीबाजी में सब भूल जाते हैं। जैसे 10 बजे का एग्जाम है तो उस दिन में नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं। ठीक है, और कोई सवाल? यार फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल गए। भाई नहीं पढ़ोगे तो भूल क्यों जाओगे? जब तुमने उस दिन नहीं पढ़ा तो उससे पहले तो तैयारी करी है ना अपनी। देखो उस समय जब तुम पेपर देने जा रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि यार ये सब चीज़ें भूल ना जाऊँ, ये क्वेश्चन क्या था एक बार इसको देख लेता हूँ, है ना, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था एक बार इसको देख लेता हूँ, वो दिमाग में चलेंगी, नेचुरल है। कोई भी इंसान ना कोई भी चीज़ें दिमाग में याद नहीं रख सकता, वो जब तुम पेपर में बैठोगे ना तुम्हारा खुद ही निकल के आएगा कि हाँ ये ऐसा होगा। तुम देखोगे मेरे दिमाग के अंदर मुझे नहीं पता कि मुझे सब कुछ आता है, बट जब मेरे सामने कोई बच्चा क्वेश्चन लेके आएगा ना तो मुझे आइडिया निकल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो ये प्रैक्टिस कब आएगी? जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाता है तुम्हारा दिमाग खुद ही क्लिक कर देगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस मेथड से होने वाला है। तुम सारे क्वेश्चन याद नहीं रख सकते कि इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है मुझे 5 आते हैं, इसमें ये क्वेश्चन है मुझे ये आता है, ये मत सोचो। अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा पेपर में तुम्हारा दिमाग खुद ही चलेगा कि हाँ इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में तो ये मतलब स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है, कभी बार या फिर बैठ भी लेते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर में फिर भूल जाते हैं ना, बीच में से थोड़ा थोड़ा। जैसे साइंस में है, साइंस में मान लो हमें कुछ आंसर जो हमने याद किए हैं, तो जैसे साइंस में एक क्वेश्चन है मेरा कि तुमने जो आंसर लिखे थे वो बुक के बना के लिखे थे या फिर मतलब बुक के जैसा लिखा था डिट्टो, या बना कुछ बना के लिखा था बुक से? मैंने तो खुद से बना के लिखे थे और जो की पॉइंट्स होते हैं वो जरूर लिखे थे, क्योंकि की पॉइंट्स जो चेकर देखता है की पॉइंट्स को, वो देखना चाहता है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं, तो इसलिए की पॉइंट्स तो जरूरी है। जैसे मान लो पेपर में पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसका एक तो तरीका है कि एनसीईआरटी वाली लाइन लिख दो, है ना, और दूसरा तरीका क्या है कि हम कॉम्बिनेशन को बना के लिख सकते हैं। तो ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, नंबर मिल जाता है ना, नंबर क्योंकि 95 में लाना 5 नंबर कटे, यानी कि तुमने कुछ ना कुछ बना के लिखा होगा तो उसमें नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेम एनसीईआरटी जो है वही छापना है, तुम अपनी तरफ से अगर कुछ बना के लिखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लो पूछा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या है, उसकी जगह तुम कुछ और लिख के आ गए फिर तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें कॉम्बिनेशन पता है क्या है और तुमने क्या किया उसके जैसा ही कुछ बना के लिख दिया है और उसके वर्ड्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें नंबर वहाँ पे मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी स्कूल में जैसे स्कूल के टीचर चेक करते हैं फिर वो कहते हैं कि मुझे इसके जैसा ही चाहिए, तो वो तो स्कूल के टीचर की बात अलग है। हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे स्कूल के टीचर चेक नहीं करेंगे, वो कभी सीबीएसई में जाते चेक होने को, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, जहाँ पर भी तुमने मेहनत करी है ना वहाँ पर नंबर मिलेंगे। और किसी का कोई सवाल है? एक चैप्टर कितनी बार रिविजन करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए एक चैप्टर का? रिवीजन तो कितनी बार नहीं देखा जाता रिवीजन में ये रहता है कि जब तुम्हें लगने लगे ना कि मैं चैप्टर भूल रहा हूँ उसी टाइम पे रिवीजन करना चाहिए चैप्टर का। फिर वो ये नहीं होता कितनी बार करना है, जब तुम लग रहा है तुम्हें कि मैं भूल रहा हूँ उस चैप्टर को तो उसको दोबारा रिवाइज कर लो उस टाइम पे। मतलब ये नहीं देखना है कि मैं 10 बार करूँ 20 बार करूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मुझे एक चैप्टर आता है, अब उसी चैप्टर को मैं दोबारा उसी दिन खोल कर बैठ गया और रिवीजन कर लिया, फिर मैं अगले दिन खोल कर बैठ गया रिवीजन कर लिया, तो जो चीज़ मुझे आती है उसको मैं 10 बार रिवीजन करूँगा तो कोई फायदा नहीं है। अब मान लो मुझे फर्स्ट चैप्टर आता है तो मैं दूसरे चैप्टर पर जाऊँगा उसको रिवीजन करूँगा, और जब मुझे लगने लगेगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर भूल चुका हूँ
तो मैं क्या करूँगा, उसका दोबारा से रिविजन कर दूँगा। वैसे मेरे हिसाब से देखें तो रिविजन तुम्हें करना चाहिए इतनी बार कि सोते हुए तुमसे कोई उठा के पूछे ना कि इसका ये क्वेश्चन पता कैसे करेगा, तब कर दे। एनसीईआरटी तुम्हें इतनी अच्छे से रट जानी चाहिए कि अगर तुम्हें नींद से जगा के कोई बोले ना ये 1.1 का ये क्वेश्चन करके दिखा, तो तुम्हें वो कर देना आना चाहिए, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा रिविजन कर लेते हो, तुम्हारी गारंटी देता हूँ मैं 90 तो आराम से आ जाएंगे, 90 तक तो आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह से होते हैं, या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से डायरेक्टली पूछता है बट मिला के कुछ पूछता है। तो 70-80 नंबर लाने हैं तो वो तो एनसीईआरटी से आ जाएंगे। अगर 70-80 से ज़्यादा के नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उन सबको करना होगा, है ना। और कोई क्वेश्चन दीजिएगा। पेपर से 1 या 2 दिन पहले किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह के प्रोसेस करेंगे? वैसे सीबीएसई में अगर हम देखें तो सीबीएसई में हमारे पेपर के बीच में 4-5 दिन का मिनिमम गैप होता है। तो उस 4-5 दिन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे हमने मैथ साइंस तो पूरे साल देखी है, मैथ भी पूरे साल देखी है, साइंस भी पूरे साल देखी है। तो मैथ्स जब हमने पूरे साल देखी है तो उस 4 दिन के अंदर हम किस तरीके से रिवाइज करें कि हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम कॉन्फिडेंट भी हो जाए कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार जो तुम्हें गैप मिल रहा है तो उसमें एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्वेश्चन लगाओ, जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करो। उससे क्या होगा, तुम सोचना सीखोगे कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। और बाकी क्वेश्चन तो भैया देते ही हैं। फिर हार्ड क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज वगैरह से लगाओ। अच्छा, सैंपल पेपर का कितना रोल होता है? सैम्पल पेपर तो लास्ट डे पे लगाना चाहिए, क्योंकि जो जिस दिन पेपर है उसके पहले दिन लगाना चाहिए सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर से क्या होता है ना कि तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा टाइम मैनेज, तुम्हें कैसे टाइम मैनेज हो रहा है, तुम्हारा पेपर करते टाइम कि तुम्हें 3 घंटे में कैसे कैसे पेपर करना है। ठीक है। सैंपल पेपर क्या होता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम पेपर होते हैं तो उसके जैसे ना सीबीएसई के सैंपल पेपर रिलीज होते हैं कि भाई पेपर हम ऐसा बनाएंगे, तो वो सैंपल पेपर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर मिलते हैं, उसकी बुक मिलती है, 15-15 सैंपल पेपर होते हैं उसके अंदर। तो उनको ना अपने टेबल पे रखो जहाँ पे पढ़ते हो बैठ के, और एक टाइम फिक्स कर लो कि 3 घंटे के अंदर मुझे पेपर सॉल्व करना है, चीटिंग नहीं करनी है। इस पेपर को मुझे सॉल्व करना है 3 घंटे के अंदर, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न पे ही होता है। तो जितना तुम कर पाओ उतना करो, और उस क्वेश्चन को ना या तो अपनी कॉपी बना लो या पेज पे लिख के कर लो सारे को, है ना। और उस पेज को मेरे पास लेके आ जाओ, मैं चेक करके भी दे दिया करूँगा। जैसे मैंने इसके बहुत सारे पेपर करवाए थे तो पेपर दे जाते थे मुझे, क्योंकि हम वहाँ पे कोचिंग सेंटर में 3 घंटे बैठा ही सकते हैं कि बहुत सारे बैच चलते हैं। तो ये घर पे बैठ के करता था ईमानदारी से, मैं इसको पेपर देता था, ये घर पे बैठ के सॉल्व करता था, और आंसर शीट मुझे ला के देता था, टाइम निकाल के मैं चेक करता था, इसको बताता था कितने नंबर आएंगे। जब मैंने इसका लास्ट नंबर पर सॉल्व किया था उसमें इसके कितने मार्क्स आए थे, 78 के करीब आए थे, 78 के करीब आए थे 80 में से। और फाइनल में इसके 97 आए, यानी कि 77 मार्क्स आए होंगे थ्योरी के अंदर। तो सैम्पल पेपर से ये पता चल जाता है कि तुम्हारे फाइनल कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर करना जरूरी है। और बताओ, और किसी का कोई सवाल पूछना चाहता है कोई 10 में से? हाँ, मान लो स्कूल की छुट्टी है, अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए या मॉर्निंग में करनी चाहिए? मॉर्निंग में करनी चाहिए। मॉर्निंग में। लेट नाइट में क्या दिक्कत होती है? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती फिर, क्योंकि नींद पूरी नहीं रहेगी ना तो तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा क्वेश्चन पे। तो इसलिए नींद पूरी रखनी जरूरी है। इसलिए चलो नींद के लिए वैसे बता दूं, लेट नाइट और मॉर्निंग ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। तुम जिसमें कंफर्टेबल हो ना, तुम्हें लगता है कि जिसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन को हमारा माइंड याद करने की कोशिश करता है कुछ दिनों तक। तो एक बार उस क्वेश्चन को मॉर्निंग में करके देखो, एक बार नाइट में करके देखो, और तुम चेक करो कौन सा क्वेश्चन कितने दिन तक याद रहता है, किस टाइम पे जब पढ़ने वाला है। वैसे अगर देखें तो हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेके आगे का टाइम जो होता है जब सूर्य उगता है ना। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे तो उस समय तुम्हारा दिमाग जो होता है पूरा एक्टिव होता है। लेट नाइट में क्या दिक्कत होती है कि सुबह के जितने भी टेंशन होते हैं वो तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से फुल है। उस समय तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो सुबह पूरे दिन जो हुआ है वो भी तुम्हें याद रहेगा, और तुम पढ़ने बैठोगे तो उससे हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग को कुछ ज़्यादा जाए ना। लेकिन अगर सुबह मॉर्निंग में पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी साइड टेंशन खत्म हो चुकी है, माइंड पूरा रिलैक्स हो चुका है क्योंकि सो के उठ चुके हो। तो उसके बाद तुम्हारा जो पहला स्टार्टिंग हो वो पढ़ने का ही होगा। तो मॉर्निंग का पढ़ना बेनिफिशियल होता है लेट नाइट के बाद। विजन एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तारीफ करना चाहते हैं, बुराई करना चाहते हैं? न्यूट्रल रहना चाहिए।
तारीफ ही वैसे करना चाहूँगा कि जो ये आप जैसे डाउट बताते थे ना, तो उससे आसानी से समझ आ जाया करता था। जो स्कूल में जैसे है ना, स्कूल वगैरह में तो मैं पूछता ही नहीं था डाउट, क्योंकि मुझे पता है कि समझ आएगा ही नहीं, तो मैं आपसे ही पूछता था इसलिए। बाकी पढ़ाई लिखाई कैसी लगती थी? पढ़ाई तो भैया आप बढ़िया ही कराते थे, और क्या। अब भैया आप पढ़ा रहे हो तो बढ़िया ही पढ़ा। एम्बिशन एकेडमी टीचर के बारे में, यहाँ पे भी IIT टीचर्स आ गए। यहाँ तो यहाँ पढ़ाई नहीं। अरे IIT टीचर्स है, IIT टीचर है तो कुछ तो बात होगी, जब IIT निकाली है तो कुछ तो बात होगी इंसान में, तो इसलिए रिजर्व सेंटर ज्वाइन करना चाहिए जो आसपास के बच्चे हैं। करना तो चाहिए। और कोई आखिरी टिप लास्ट इस साल के बच्चों के लिए? टिप क्या, मेहनत करो और मस्ती करो। मस्ती करे तो बात है, जरूर करनी। मस्ती करनी, मस्ती रुकनी चाहिए, है ना। मस्ती करनी है, ऐसा नहीं है कि पूरा सीरियस हो जाओ। ऐसा तुम रोड पे चल रहे हो तो तुम्हारी शक्ल देख के लोग बीमार हो जाए कि कितना सीरियस बंदा है। इतना भी सीरियस नहीं रहना। मस्ती के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मस्ती के साथ करोगे तो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, है ना। और एक दिन ऐसा होगा जब तुम यहाँ बैठे रहोगे, मैं तो यहीं रहूँगा और हम तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा इंटरव्यू? अच्छा लगा? सीखने को मिला है कुछ? चलो ताली बजा दो। अच्छे नंबर लेके आए, ऐसे ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर, ठीक है। IIT निकालनी है 2027 में, ठीक है। IIT निकालने के बाद भी यहाँ पे पक्का? ठीक है। ठीक।